नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया। तैयारी बढ़िया कर रहे हो? ठीक है, तो आज की इस वीडियो में अपन 2022 वाला पेपर देखेंगे, सीसेट वाला। ठीक है। तो यूपीएससी हर साल सीसेट को टफ कर ही रही है। 20 में देखा आपने, 21 में देखा आपने, उससे पहले 20, 17, 18, 19, 20 से लगातार कंटिन्यूअसली पेपर जो है वो टफ होता जा रहा है। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब 28 पैसेज हमारे पास हर साल आ रहे हैं तो हम कम से कम 27, 28 तक जा करके उसको सभी जितने भी पैसेज हैं उनको अटेम्प्ट करें, क्योंकि आंसर हमारे बिल्कुल सामने होता है, पैसेज को पढ़ के आंसर देना होता है। तो कम से कम इतने पैसेज तो हम सही कर रहे हैं कि जो रीजनिंग और मैथ जो है उसमें थोड़ा मार्जिन रह जाए वहाँ पे, ठीक है, और हम कट ऑफ को पार करें। तो 28 में, अगर आप 28 में से 28 भी करते हो तो आप कम से कम ये मान के चलो कि अगर आपने थोड़ा सा भी सेंस यूज किया है, आपकी ठीक ठाक प्रैक्टिस है, तो तब भी आप लगभग 23 से 24 पैसे जो आराम से सही कर लोगे इसमें। ठीक है। और इतना एरर तो बनता है, 3-4 क्वेश्चन तो हर किसी के गलत हो जाते हैं, एग्जाम हॉल का प्रेशर रहता है, 16 जून को इस बार पेपर होगा तो गर्मी बहुत ज्यादा होगी, बॉडी डिहाइड्रेट होती है, पहला पेपर जीएस का कैसा गया है, सही होगा कि गलत होगा, कौन सा क्वेश्चन क्या क्या सीन है, वो सब इतनी टेंशन रहती है ना। तो क्या है कि उन सब के चक्कर में सीसेट भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाता है। बट ये है कि अगर आपने बढ़िया से प्रैक्टिस किया तो 28 में से आप लोग कम से कम 22, 23, 24 क्वेश्चन तो आप आराम से कर ही लोगे। ठीक है। तो वही वाली चीज़ है। अभी तक 2023 वाले पेपर की आंसर की आई नहीं है, तो वो जैसे आ जाती है तो 23 का वीडियो अपन तभी बनाएंगे, ठीक है, उससे पहले नहीं। और इस वीडियो के ठीक बाद में मैपिंग को लेकर के 2 वीडियो डालने वाला हूँ। तो एनसीईआरटी की वो मैपिंग वीडियो है, बहुत काम आने वाली है। इस बार जो एक वर्ड आया था आपका, धान्य कटक, 2023 वाले में, तो वो ऐसे यहाँ आंध्रा पे स्थित है, और एज इट इज वो सिर्फ एक जगह ही मेंशन किया गया एनसीईआरटी में, सिर्फ उस मैप के अंतर्गत। तो अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो तो आप धान्य कटक को आंध्रा के साथ लिंक करके उसमें आंसर आंसर लगा आते हैं ना। अब आ जाओ आगे। 3 पैसेज है, 3 क्वेश्चन है, 2 पैसेज के बेस पे अपन को आंसर देना है। मानव विकास की प्रगति बनाए रखने के लिए सामने सबसे बड़ा जो खतरा इस रूप में दिखाई देता है कि उत्पादन और उपभोग के स्वरूप में दिनों दिन अधारणीयता बढ़ती जा रही है। मैंने बताया था ना कि धारणीयता, संधारणीयता, ये वो वर्ड है जो यूपीएससी के फेवरेट है। दूसरी बात, ये बहुत पॉजिटिव वर्ड है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक वर्ड यूज कर लिया, अनसस्टेनेबिलिटी, ठीक है, अधारणीयता। ठीक है, तो मतलब नेगेटिव नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखोगे कि आगे जो क्वेश्चन होंगे वहां पर वर्तमान उत्पादन मॉडल जीवाश्म ईंधन पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि यह स्वरूप अधारणीय है। अधारणीय से बेसिक मतलब ये होता है ना कि आप किसी चीज को फिर से यूज नहीं कर सकते, या आप उसको मैसिव तरीके से यूज कर रहे हो, जिससे आने वाली जो फ्यूचर की जो नई नई पीढ़ियां होंगी उनके लिए संसाधनों की कमी रह जाएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन जो है, आप उसको रीयूज तो कर ही नहीं सकते। तो यह जो स्वरूप है वो अधारणीय है, क्योंकि ये संसाधन सीमित है। वही बात जो अपन ने की है। मानव विकास को सही अर्थों में धारणीय बनाने के लिए आर्थिक संवर्धिक वर्णन आ गए, फिर ग्रीन गैस उत्सर्जन के बीच की घनिष्ठ संबंधता को पृथक करने की जरूरत है। कुछ विकसित देशों ने रिसाइकलिंग का प्रसार कर, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तथा आधारिक संरचना में निवेश कर इनके अति दुष्प्रभाव को कम करना आरंभ कर दिया है। किंतु अधिकांश विकासशील देशों को परिष्कृत ऊर्जा स्रोत की ऊंची कीमतों और अल्प उपलब्धता के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। विकसित देशों को चाहिए कि वे विकासशील देशों के धारणीय मानव विकास की ओर जाने में सहायक बने। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी बात की है, यहाँ पे इन्होंने विकसित देशों की भी बात की है, और ये कहा है कि कुछ कुछ विकसित देशों ने क्या किया, रिसाइकलिंग का प्रसार किया, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तथा आधारिक संरचना है उसमें निवेश कर इसके दुष्प्रभावों को कम करने का प्रयास वो कर रहे हैं। अभी पूछ रहा है कि उत्पादन का इसमें से कौन सा जो स्वरूप है वो अधारणीय है। तो जीवाश्म ईंधनों पर भारी निर्भरता, ये वाली लाइन यहीं पे कह रहा है, तो ये वाला एक नंबर तो स्टेटमेंट हमारा सही होता है, इसमें एक नहीं है, सबसे पहले तो उसको काटो। फिर कह रहा है कि संसाधनों की सीमित उपलब्धता, बिल्कुल सही बात है, ये भी यहाँ पे आगे लिखा गया, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, तो ये इसको भी सही करो कि कौन सा अधारणीय है। अब जो रिसाइकलिंग है वो तो धारणीय है ना कि अधारणीय थी, ये सस्टेनेबल चीज है कि आप इसको बार बार यूज कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं होगा, जैसे ये नहीं होगा 3 नंबर इसमें भी नहीं, इसमें नहीं है, तो इस तरह से आपका ए जो आंसर है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। देन अगर आगे बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो विकसित देश है विकासशील देशों के धारणीय मानव विकास की ओर ले जाने में सहायक हो सकते हैं। इनमें से कौन सा वो मेथड है जिसके द्वारा ये सहायक हो सकते हैं? मुझे याद है कि दृष्टि ने इसमें ए आंसर माना था, और इनसाइट वालों ने ए या फिर डी में से कोई एक आंसर माना था। ठीक है, जबकि यूपीएससी में इसका आंसर गया था बी। तो अब देख सकते हो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो आंसर की होती है उसमें कितना वेरिएशन चला जाता है। और सब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, मैंने अपने पेपर में लिखा भी था जब मैं चेक कर रहा था। तो 2023 वाला जो पेपर है मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ। जीएस में तो क्या होता है कि ज़्यादा
ऐसा होता नहीं है कि सही गलत वाला कि लाइक कौन सा सही मानेगी कौन सा गलत मानेगी, उसमें तो फैक्ट होता है, कॉन्सेप्ट वगैरह हो तो शायद ऊपर नीचे हो भी जाए। अदरवाइज सीसेट में क्या है कि ये गड़बड़ ज्यादा होती है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि विकसित देश विकासशील देशों के धारणीय मानव विकास की ओर ले जाने में सहायक हो सकते हैं कम लागत पर परिष्कृत ऊर्जा स्रोत उपलब्ध करवाकर। ठीक है, फिर कह रहा है कि उनके सार्वजनिक परिवहन के सुधार के लिए नाममात्र ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाकर। यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि सार्वजनिक परिवहन तथा आधारिक संचार में निवेश कर उसके दुष्प्रभावों को कम करना प्रारंभ कर दिया है विकसित देशों ने अपने देश में, ना कि विकासशील देशों को ये लोन दे करके और इस तरह से ये सब करने वाले। तो इसका मतलब दो स्टेट नंबर दो स्टेटमेंट हमारा गलत है। सॉरी, 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 सॉरी। ठीक है, यहाँ इस हिसाब से तो गलत है। ठीक है, लेकिन आखिरी की लाइन है देखो आप सबसे लास्ट में, विकसित देशों को चाहिए कि वे विकासशील देशों के धारणीय मानव विकास की ओर ले जाने में सहायक हो। उन्होंने लिखा है कि नाम मात्र ब्याज दरों में। ठीक है, इसका मतलब ये क्या कि इन्होंने क्रिटिकल स्टेटमेंट नहीं बनाया, नहीं एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनाया। तो ये जो शुरू की सॉरी बीच की जो तीन तीन लाइन है और लास्ट की ये जो साढ़े तीन लाइनें हैं, ये दोनों आपस में लिंक करके दो नंबर जो स्टेटमेंट है उसको इंटरलिंक कर रही है। इस तरह से यहाँ पे दो नंबर जो है वो गलत ना होकर के सही हो जाएगा। इस चीज़ के लिए मैं फिर से आपसे माफी मांगता हूँ भी कि यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है ना, ये कह रहा है कि सार्वजनिक परिवहन के सुधार के लिए नामात्र ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना। ठीक है, विकसित देशों को चाहिए कि वे विकासशील देशों के धारणीय मानव विकास की ओर जाने में सहायक बने, मतलब उनका वो सहयोग करे। सहयोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, उन्होंने लिख दिया कि नाम मात्र ब्याज दर। तो नाम मात्र वर्ड को देख करके आप ये कह सकते हो कि नहीं ये तो मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे ये वाली जो बात है इनडायरेक्टली इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये पैसेज में है लेकिन छिपा हुआ है, ये हिडन है। तो एक भी सही है, दो भी सही है। उन्हें अपने उत्पादन और उपभोग के स्वरूपों को बदलने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये वाली चीज जो है ये यहाँ पे कहीं भी गिवन नहीं है, ना ही मेंशन है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा यहाँ पे, कि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया कि अपने उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन और आप कंजप्शन करते हो, कंजम्पशन और प्रोडक्शन के स्वरूप को आप बदलो, उस चीज को प्रोत्साहित करो, नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो केवल एक और दो है वो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे, सी है यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ठीक है, अब आगे वही वाली चीज है कि बार बार जितने भी पेशे थे यूपीएससी के वो घूमते हैं जीएचजी के आसपास, घूमते हैं जलवायु परिवर्तन के आसपास, घूमते हैं वो विषम जलवायु दिशाओं के आसपास, घूमते हैं पानी के आसपास, घूमते हैं मृदा पानी कुपोषण इन सब के आसपास घूमते हैं। तो जब तक उन शक्तियों और प्रवृत्तियों को जो देश के पर्यावरण को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी है, निकट भविष्य में अगर उन्हें नियंत्रित नहीं किया और अनाच्छादित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वनारोपण आरंभ नहीं किया जाता है, विषम जलवायु दशाएं और पवन तथा जल के द्वारा होने वाले भूषण इस सीमा तक बढ़ जाएगा कि धीरे धीरे कृषि जो हमारे लोगों का मुख्य आधार है, अब ये कह रहा है कि कृषि पे जोर दे रहा है ये। ठीक है, असंभव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है क्या क्या लिख रहा है कि असंभव हो जाएगी, खुद ही एक्सट्रीम बना रहा है। तो इस चीज को आगे तक ध्यान में रखना है। विश्व के मरुस्थलीय देश और राजस्थान के हमारे अपने जो मरु प्रदेश है बड़े पैमाने पर हुए वन उन्मूलन के कारण दुष्परिणामों की भयावह याद दिलाते हैं। मुरु सदृश भूदृश्य अब गंगा सतलज के मैदान और दक्कन पठार समेत देश के अन्य भागों में अनेक स्थानों पर दिखाई देने लगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सबसे पहले जो सिर्फ राजस्थान तक यहाँ तक सीमित था वो अब दक्कन के पठार और आगे के जो दूसरे एरियाज है वहां तक वो फैल रहा है। ठीक है, जो गंगा सतलज का ये उत्तर प्रदेश और उस मध्य प्रदेश के आसपास का जो एरिया है वहां तक ये फैल रहा है। जहाँ कुछ ही दशक पूर्व बारामासी जो सरिता यानी नदियां और स्रोतों के साथ हरे भरे वन हुआ करते थे, वहां अब क्या है कि सिर्फ वर्षा ऋतु को छोड़कर सूखी सरिताएं हैं, ये नदियां सूख चुकी है, सोते सूख चुके हैं और हरियाली से जो रिक्त भूरे मैदान अब क्या है दिखाई देते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है यहाँ पे कि इस परिच्छेद के अनुसार वन उन्मूलन और अनाच्छादन के अंततोगत्वा क्या परिणाम होंगे। ठीक है, लगातार अगर वन उन्मूलन होता रहा, अनाच्छादन होता रहा, डिफोरेस्टेशन एंड डिनूडेशन होता रहा तो इसके परिणाम क्या होंगे। ठीक है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि तो मृदा संसाधन का क्षरण होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। पेड़ नहीं होंगे तो मृदा का कटाव तो होगा ही होगा। ठीक है, तो जिसमें एक नहीं सबसे पहले उसको काटो। फिर कह रहा है आम आदमी के लिए जमीन की कमी, ऐसी कोई बात हमने पढ़ी तो नहीं, होल्ड कर लो। कृषि के लिए जल की कमी, जल की तो बात हो रही है, कहाँ पे बात हो रही है देखो। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था कि कृषि जो क्षेत्र है वो प्रमुख है। ये देखिए यहाँ पे कृषि धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, किस किस वजह से, वनारोपण नहीं किया जाएगा,
उसकी वजह से, ठीक है, कृषि क्षेत्र में कमी आ रही है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि जब वनारोपण नहीं होगा तो मरु प्रदेश बढ़ेगा, मरु प्रदेश का एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा सरिताएं सूखेंगी, सोते सूखेंगे, और उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जल की कमी आएगी। तो ये चीज भी इनडायरेक्ट यहाँ पे लिखी गई है। तो 1 और 3 नंबर यहाँ पे लिखा गया है। आम आदमी के लिए जमीन की कमी होगी, ये सब वो कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो 2 नंबर यहाँ पे गलत है आपका। तो जैसे अगर आप 2 गलत कट करोगे तो आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इवन अगर अपने को अगर एक भी यहाँ पे अगर आंसर पता होता है तो उस स्थिति में भी अपन आराम से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उतना वो टफ नहीं रहता है। तो ये 3 जो पैसेज है वो आराम से कर लोगे, इसमें इतना मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत आने वाली है। अब आगे अगर बात की जाए, जूते गांठने जैसे साधारण काम के लिए हम सोचते हैं अ, कि कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति ही हमारे इस काम को कर सकेगा, लेकिन राजनीति में हम मान सकते हैं कि हर कोई जो वोट प्राप्त करना जानता है वह राज्य का शासन करना जानता है। इसका मतलब क्या है कि भाई जूते गांठने का काम वही आदमी कर सकता है जिसको अच्छे से जूता गांठना आता है। लेकिन राजनीति में तो ये है कि जिसको वोट मांगना आता है वो राज्य का शासन करना जानता है। बीमार पड़ने पर हम अपन क्या करते हैं, एक डॉक्टर की आवश्यकता होती है जिसकी डिग्री उसकी खास तरह की तैयारी और तकनीक क्षमता की गारंटी होती है। हमारी तलाश यह नहीं होती कि चिकित्सक सबसे सुंदर है या अच्छा वक्ता है। तो फिर जब पूरा राज्य ही बीमार है तो क्या हमें इसकी तलाश नहीं होनी चाहिए कि हमें सबसे बुद्धिमान और सबसे उत्तम व्यक्ति की ही सेवा और उसका मार्गदर्शन मिले। सही बात भी है। तो यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पैसेज जो एक्चुअल में कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो सबसे सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित इसको कौन कर रहा है। हम मान लेते हैं कि गणतंत्र में, यानी कि जो डेमो सॉरी जो रिपब्लिक है उसमें कोई भी राजनीतिज्ञ देश का शासन चलाने के योग्य नहीं। इसकी तो बात ही नहीं कर रहा ना कि कोई बुद्धिमान पर्टिकुलर ऐसा व्यक्ति, उसकी बात कर रहा है। दूसरी बात, एज इट इज ऐसा मेंशन नहीं है, तो गलत करो इसको। राजनीतिज्ञ को प्रशासन में प्रशिक्षित लोगों में से चुना जाना चाहिए, मतलब स्किलफुल ऐसा होना चाहिए। इसको होल्ड कर लो एक बार। हमें कोई ऐसी पद्धति सोच निकालने की जरूरत है जिससे सार्वजनिक पद से अयोग्यता को दूर रखा जा सके। सबसे सर्वोत्तम रूप से कौन सा मैसेज है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। और फिर आगे बात कर रहा है कि चूंकि मतदाता अपने प्रशासकों को चुनता है, राज्य का प्रशासन करने की राजनीतिज्ञों की योग्यता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, पूरी तरह से गलत है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया है कि अब बी और सी में कहीं मामला फंसेगा। राजनीतिज्ञों को प्रशासन में प्रशिक्षित लोगों में से चुना जाना चाहिए, यानी कि पॉलिटिशियन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रशासन की जहां तक मुझे समझ में आ रही है बात, पूरे पैसेज में कहीं भी प्रशासन की बात नहीं की गई, राज्य के शासन की तो बात जरूर हो रही है। जबकि तीसरा जो स्टेटमेंट है उसको अगर पढ़ोगे तो वी नीड टू डिवाइस द मेथड ऑफ बेयरिंग इनकम्पिटेंस फ्रॉम पब्लिक ऑफिस, यानी कि हमें कोई ऐसे ऐसी पद्धति सोच निकालने की जरूरत है जिससे सार्वजनिक पद से अयोग्यता को दूर किया जा सके। इसी की तो बात हो रही है ना कि कोई भी अंट संटा बोल करके यहाँ पे आकर के बैठ जाता है, राज्य के शासन करने लगता है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी तो कह रहा है ना, देखो ये वाले जो एमबीबीएस का जो इसने एग्जांपल दिया वो उसके माध्यम से ये कहना चाहता है कि वो जो एक पर्टिकुलर डिग्री उसकी खास तैयारी और तकनीकी क्षमता की गारंटी है, ठीक है। इसी वजह से हम अपने उसके हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना कि वो सुंदर है, कैसा बोलता है, या उस चीजों को देखते हुए उसके पास जाते हैं, नहीं ना। राज्य ही बीमार है तो क्या हमें इसकी तलाश नहीं करनी चाहिए कि सबसे बुद्धिमान और उत्तम व्यक्ति सेवा का मार्गदर्शन करे। तो इसी बात की बात कर रहा है कि जब राज्य ही बीमार है, यानी कि सार्वजनिक पद की जो अयोग्यता है उसको दूर करने की हमें आवश्यकता है, ठीक है। तो ये वाली चीज यहाँ से इंटरलिंक हो रही है, और इस तरह से इसमें जो आपका सी जो आंसर है वो सही हो जाएगा, ठीक है। इजी। फिर आगे वाला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गरीबी नितांत असंतोषजनक हो सकती है जब यह समझने की बात आती है कि भारत में गरीबी का प्रसार कहाँ तक है। यह केवल इसलिए नहीं है कि इसकी परिभाषा बहुत संकीर्ण है कि गरीब कौन है। गरीब की गणना करने की क्रिया पद्धति विवादास्पद है, बल्कि यह इसके अंदर निहित अपेक्षाकृत अधिक मूलभूत धारणा के कारण है। यह गरीबी को अपर्याप्त आय या अपर्याप्त क्रय शक्ति के रूप में समझने पर अनन्य रूप से निर्भर है। इसे बेहतर रूप में आय निर्धनता निर्धनता कहकर वर्गीकृत किया जा सकता है। यद्यपि गरीबी अंततोगत्वा उन चीजों से वंचित होना है जो मनुष्य के सुख स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, तो आय निर्धनता इसका केवल एक पहलू है। जीवन निर्धनता हमारे विचार में सिर्फ वह कंगाली की दशा में नहीं है जिसमें व्यक्ति वास्तव में रहता है, किंतु दूसरी तरह के जीवन के विकल्प चुनने के लिए वास्तविक अवसर के अभाव की है, ठीक है। कि वो गरीबी में जी रहा है तो गरीबी ये नहीं कि उसके पास संसाधन नहीं है, जबकि उसके पास विकल्प चुनने के लिए वास्तविक अवसरों के अभाव में कमी है।
अभाव मतलब अभाव है उसका, ठीक है, जो सामाजिक बाधाओं के और साथ ही व्यक्तिगत परिस्थितियों के द्वारा प्रदत्त है। निम्न आय की प्रासंगिकता, अपने पास कम चीजों का होना और वे अन्य पहलू भी जिन्हें मानक रूप से आर्थिक निर्धनता के रूप में देखा जाता है, अंततो गत्वा सामर्थ्य को कम करने की, अर्थात जिन चीजों के विकल्प चुनने के लोग विविधतापूर्ण और मूल्यवान जीते हैं, उन्हें अत्यधिक सीमित कर देने की उनकी भूमिका से संबंधित है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि एक्चुअली में गरीबी क्या है और गरीबी कैसे इम्पैक्ट डालती है और एक्चुअल में गरीबी को अपन डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसी चीज के आसपास घूम रही है। लास्ट में ये है कि व्यक्ति के पास विकल्प क्या है, चुनने का अवसर क्या है, उन सब की बातें हो रही है। अब पूछ रहा है कि भारत में जिस तरह से जो गरीबी की गणना के लिए जो क्रिया पद्धति अपनाई जाती है वो विवादास्पद क्यों है। इस बारे में थोड़ी उलझन है कि कौन सी चीजें गरीबी रेखा को बनाती है। ग्रामीण और शहरी गरीब की दशा के बीच बहुत अधिक असमानता है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे, तो गलत करो सबसे पहले इसको। आय निर्धनता मापने का कोई एक समान विश्वव्यापी मानक नहीं है और यह गरीबी को अपर्याप्त आय या अपर्याप्त क्रय शक्ति के रूप में देखने के ऊपर आधारित है, और इसी की तो बात हो रही थी यहाँ पे। देखो, यहाँ पे इसी चीजों पे तो चल रही थी बात, ये देखो, ये वाली जो चीज है ना, ये एज इट इज यहाँ पे दिया गया है, ये वाला देखो कि अपर्याप्त क्रय शक्ति के रूप में समझने पर अनन्य रूप से निर्भर है। तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका लास्ट वाला जो आंसर है वो एज इट इज यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी है। अब देखो इनसाइट ने लाइक ये वाला जो क्वेश्चन था ना थोड़ा सा टफ था, बट जैसा भी है, इनसाइट ने इस वाले क्वेश्चन में आंसर माना था ए और बी, या तो ए होगा बोले, और वो ये भी बोले कि या तो ए होगा या बी होगा। और हमारी जो दृष्टि है, दृष्टि आईएएस हिंदी मीडियम में दावा करती है, उसने माना इसमें ए। जबकि इसका आंसर तो यूपीएससी ने क्या बोला कि ठहरो, रुको जरा भाई, इतनी क्या जल्दी है, इसका आंसर तो सी करेंगे। ठीक है, तो ये हाल रहता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का। तो मेरे कहने का मतलब और भाव यही है कि यूपीएससी क्या मानती है उस पर ज्यादा डिपेंड करता है ना चीजें। आय निर्धनता गरीब की गणना की एकमात्र माप क्यों है ऐसा, तो यह अन्य सभी की उपेक्षा कर केवल एक ही प्रकार के वंचन की बात करती है। ठीक है, यही तो बात कर रहा था ऊपर, है ना, सिर्फ पर्टिकुलर इसी की बात करती है। तो इसीलिए क्या है कि एकमात्र माप ये इसी को यूज किया जाता है। आय निर्धनता को स्थायी दशा नहीं है, कमी से कुछ भी लेना देना नहीं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। आय निर्धनता कोई स्थायी दशा नहीं है, यह समय समय पर बदलती रहती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आय निरंतर मानवीय विकल्प को चयन को किसी खास समय पर आकर ही सीमित करती है, नहीं ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। जो वेल डिफाइन है, आपको वही आंसर को अच्छे से उसको समझना है। देन अगर आगे बात करें तो जो जीवन निर्धनता से लेखक का क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है, तो मानव जीवन में वे सभी वंचनाएं जो केवल आय की कमी से नहीं बल्कि वास्तविक अवसरों की कमी से, तो अपन एक जगह ये तो पढ़ा था ना कि अवसरों की कमी है एक्चुअल में गरीबी, न कि ये है कि आप किसी चीज को अभाव है आपके पास। ये यहाँ पे कुछ बात की गई थी, ये रही, यहाँ पे कुछ बात की गई है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा इसमें, ए। ग्रामीण शहरी गरीबी कंगाली की दिशा नहीं, मेंशन नहीं, विविध व्यक्तिगत परिस्थितियों में छूटे हुए अवसर नहीं, मानव जीवन में वस्तु परक साथ ही साथ वस्तु परक वंचनाएं जो मनुष्य के विकल्प चयन को स्थायी रूप से सीमित कर देती है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जितने भी पैसेज करवा रहा हूँ मैं, जितने भी पैसेज हुए हैं आपके, मेरे ख्याल से उतना तो टफ नहीं है अभी तक, तो इजी चल रहा है अभी मामला पूरा ना। तब इजी चल रहा है तो आपको उसी हिसाब से ही लाइक इसको करना है। ठीक है, अब आइए आगे। अब इस वाले क्वेश्चन में इनसाइट ने माना था, इनसाइट जो है उसने माना था डी, और दृष्टि ने इसमें क्या माना था, सी। तो कोचिंग कोचिंग वाले आपस में एक दूसरे से मतभेद रखते हैं, ठीक देखना, अलग ही कहानी चलती है इनकी। विश्व में कुछ जगहों पर चावल और गेहूं जैसे प्रमुख खदानों की उत्पादकता स्थिरता की सीमा तक पहुंच गई है। उपज को न तो नई किस्में और नई अनोखे कृषि रसायन बढ़ा रहे हैं, न ही अब ऐसी काफी जमीनें बची है जिन पर खेती न हुई हो और उन पर कृषि करना उपयुक्त हो। यदि वैश्विक तापमान का बढ़ना जारी रहा, ठीक, वैश्विक यानी ग्लोबल वार्मिंग फिर बात हो रही है यहाँ पे, तो कुछ स्थान कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाएंगे, फिर एग्रीकल्चर आ रहा है। तो यूपीएससी का फेवरेट है यहाँ पे, तो कृषि वर्ड बार बार जब यूज हो रहा है तो आपको ध्यान में रखना है कि ये शुरू की जो कुछ लाइनें होंगी शायद वो कृषि के आसपास ही घूमे, आप पूरा पैसेज ही उस पे घूमे कृषि पे। जो टेक्नोलॉजी का यूज कर इन समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकता है, तो फिर कृषि जो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, बहुत सा यह परिवर्तन पश्चिमी जगत अमेरिका के संपन्न किसानों के द्वारा लाया जा रहा है।
पश्चिम में विकसित तकनीकें कुछ स्थानों पर उष्णकटिबंधीय फसलों को अधिक उत्पादक बनाने के लिए अपनाई जा रही है। प्रौद्योगिकी का कोई उपयोग नहीं अगर वह लागू न की जाए। विकासशील विश्व में यह वर्तमान कृषि तकनीकों पर उतना ही लागू है जितना यह आनुवंशिक रूपांतरण में आई नवीनतम तकनीकों पर तरक्की पर लागू है। और आज की श्रेष्ठ कृषि प्रणालियों को अफ्रीका और एशिया के कम जोत वाले और निर्वाह के लिए कृषि करने वाले कृषकों और ऐसे सरल मामलों में कितना और कब उर्वरक प्रयुक्त करना चाहिए पहुंचाया जाए तो इससे मानवता के लिए अत्यधिक खाद्यान्न उपलब्धता हो सकेगी। तो अभी देखो ठीक है, यहाँ पे अफ्रीका और एशिया की बात हो रही है, विकासशील की भी बात हो रही है, बट विकसित देश विकासशील के लिए ये करेगा या विकासशील देशों के लिए विकसित देशों को ये करना चाहिए, ऐसा कोई स्टेटमेंट अभी तक तो नहीं है। इट मीन्स कि जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग अपने को गो थ्रू विद इट वाला मामला है, किसी के साथ चलना है। इस तरह बेहतर सड़कें और भंडारण सुविधाएं जैसी चीजें भी बढ़ेंगी जिससे अधिशेष खाद्यान्न की बाजारों तक ढुलाई की जा सकेगी और उनकी बर्बादी को कम किया जा सके। ठीक है, जिससे उनकी बर्बादी को कम किया जा सके। तो पूछ रहा है कि इसमें पूर्व धारणाएं क्या है। कृषि प्रौद्योगिकी का विकास विकसित देशों तक ही सीमित है। मैंने अभी ये कहा था ना कि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया कि ये लाइक विकसित देशों तक सीमित है, विकासशील देशों तक सीमित है। एक जगह पे यहाँ पे विकासशील देशों का नाम जरूर यूज हुआ है, ठीक है, बट ऐसा कुछ एग्जैक्ट लिखा नहीं गया तो नोट मेंशन करो ना इसको। देन फिर आगे लिखा क्या गया कि जो कृषि प्रौद्योगिकी है विकासशील देशों में नहीं अपनाई गई है। क्यों नहीं अपनाई गई है भाई, अपना तो रही है ना, इसी की तो बातें हो रही है। तो एज इट इज ये नहीं एग्जैक्ट लाइक इसका रिवर्स लिखा गया पैसेज में, तो ये भी गलत है। इस तरह से इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी है। अब मुझे नहीं पता कि दृष्टि जैसी इतनी बड़ी संस्था ने जो दोनों ही स्टेटमेंट जिसको यूपीएससी ने गलत किए हैं, दृष्टि ने उन्हीं दोनों स्टेटमेंट को सही किया है। मतलब ये होता ना कि एक सही एक गलत होता तो तब मान भी लेता मैं। दृष्टि ने इनकी 2022 की आंसर की में जो सबसे पहले उन्होंने जो निकाली थी उसमें दोनों ही स्टेटमेंट को गलत माना था, ठीक है। देन उपयुक्त परिच्छेद पर आधारित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। गरीब देशों को अपनी वर्तमान कृषि तकनीकों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। विकसित देशों के पास बेहतर आधारिक संरचना है और वे खाद्यान्न की कम ही बर्बादी करते हैं। तो गरीब देशों को अपनी वर्तमान कृषि तकनीकों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। तो इर्द गिर्द टेक्नोलॉजी और इन सब के आसपास ही तो घूम रहा है, ठीक है, ये वाली और ये वाली लाइन है, ठीक है। ये वाला जो स्टेटमेंट तो यहाँ पे ठीक है, बात बन रही है, बट विकसित देशों की तो बात ही नहीं हो रही ना। तो मैंने पहले ही कहा था कि जो स्टेटमेंट दिए नहीं गया तो उसको सबसे पहले गलत करो ना। खदान की कम बर्बादी करते हैं, उनके पास बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है, ऐसी कोई तुलना भी नहीं की गई है पश्चिमी देशों के पास, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया कि अमेरिका के पास संपन्न किसानों के द्वारा लाया जा रहा है पश्चिम में विकसित तकनीकें कुछ स्थानों पर उष्णकटिबंधीय फसलों को अधिक उत्पादक बनाने के लिए अपनाई जा रही है। विकसित देश तो भाई साहब यूरोप के अंतर भी तो है ना। विकसित देश तो लाइक जापान भी तो है ना, जो बिल्कुल पूर्व में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ पश्चिमी देशों की बात की गई है ना कि विकसित देशों की। तो आपको इससे बिल्कुल भी दिमाग बिल्कुल उस रेंज में लेकर के नहीं जाना है कि यहाँ पे पश्चिमी देश लिखा गया है तो इट मीन्स कि ये विकसित देशों की बात कर रहा है, ये विकसित देशों की बात नहीं कर रहा है। बी जो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, केवल ए जो यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो दिया गया वो चीज है उसी को एज इट इज देखना है। पूछ रहा है कि कौन सी पूर्वधारणा इसमें वेद है, सही है। अगर यहाँ पे पूर्वधारणाओं की अगर बात की जाए तो भावी पीढ़ियों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपजाना चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। एक बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक सा स्टेटमेंट है। पूर्वधारणा अपन इससे बनाई भी जा सकती है कि भविष्य में एक जगह भी लिखा भी हुआ था यहाँ पे शुरू में अनुपयुक्त कुछ कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाएंगे, लाइक भविष्य की बात कर रहा है। और एक जगह और भी लिखा गया था यहाँ पे कि मैं भी एग्जैक्ट उस लाइन को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने कहाँ देखा था, ठीक है, बट ये गिवन है। लाइक यहाँ पे पहली चीज तो ये यहाँ पे गिवन है ना कि लाइक जमीनें बची है ना खेती भी अंतर कृषि करना उपयुक्त हो। और ग्लोब जो वैश्विक तापमान का बढ़ना जा रहा है तो कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि भविष्य में भावी पीढ़ियों के लिए फिर पर्याप्त जो खाद्यान्न जो उपजाना है वो चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे गिवन है, इनडायरेक्टली ही गिवन है। देन बात कर रहा है कि कॉर्पोरेट कृषि गरीब देशों में खाद्यान्न सुरक्षा के लिए एक लाभप्रद विकल्प है। हो सकता है कि प्रैक्टिकली ये संभव हो कि जो कॉर्पोरेट जो कृषि है वो गरीब देशों में खाद्यान्न फूड सिक्योरिटी के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। बट अकॉर्डिंग टू पैसेज ये पूरी की पूरी जो लाइन है वो तो नोट गिवन है, नोट मेंशन है, ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया है। तो ऐसा नहीं दिया गया तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको गलत करना है। इस तरह से आपका जो आंसर है वो केवल एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से उतना घुमा फिरा करके नहीं दिया गया बहुत ही इजी सा स्टेटमेंट है। आप लोग इसको आराम से कर भी लोगे, तो इसमें इतनी सोचने वाली बात नहीं है। और जितने भी अपन लोगों ने अभी तक किए हैं जितने भी पैसेज किए हैं वो सारे के सारे बहुत इजी जा रहे हैं, ठीक है। तो अपने को
इजी स्टेटमेंट के साथ ही जाना है। अब देखो थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे एक पैसेज है, बात करते हैं इस पे। जो नेचुरल सिलेक्शन है पृथ्वी पर भावी पर्यावरण का पूर्वानुमान नहीं कर सकता, इसलिए वर्तमान जीव समुच्चय पर्यावरणीय महाविपत्तियों के लिए जो जीवन की राह में खड़ी हैं पूरी तरह कभी भी तैयार नहीं हो सकते। इसका परिणाम यह है कि वे जो प्रजातियां हैं विलुप्त हो जाएंगी जो पर्यावरण प्रतिकूलता से पार नहीं पा सकती। उत्तरजीविता की इस विफलता का उत्तरदायी आधुनिक शब्दों में उस जीनोम को कहा जा सकता है जो भूवैज्ञानिक विक्षोभ तथा अजैविक दुर्घटना यानी संक्रमण, रोग आदि को झेल पाने में असमर्थ है। पृथ्वी पर जीवों के विकास इवोल्यूशन में प्रजातियों का विलुप्त होना एक प्रमुख विशेषता रही है। वर्तमान में पृथ्वी पर 1 करोड़ तक प्रजातियां हो सकती है, तथापि 90% से अधिक प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर थी अब विलुप्त हो चुकी है। एक बार फिर सृष्टि शून्यवादी सिद्धांत इस बात पर संतोषजनक समाधान देने में असफल हो जाते हैं कि क्यों एक दिव्य सृष्टिकर्ता पहले तो लाखों प्रजातियों का सृजन करता है फिर उन्हें समाप्त हो जाने देता है। विलुप्त जीवन के बारे में डार्विनवादी व्याख्या एक बार फिर सरल, सुचारू और एकदम युक्ति युक्त हो जाती है। जीवों का जीवन उन पर्यावरणीय और जैविक हमलों की क्रिया के रूप में विलुप्त हो जाता है जिनके सामने उनका वंशानुक्रम उनको पर्याप्त रूप से तैयार नहीं समझता है। इसलिए तथाकथित डार्विनवादी विकास सिद्धांत वास्तव में सिद्धांत है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो डार्विनवादी विकास सिद्धांत है वास्तव में सिद्धांत है ही नहीं, विकास होता है, यही सत्य है। विकास की क्रियाविधि यानी जो डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण प्रस्तुत किया था का पर्याप्त समर्थन वैज्ञानिक आंकड़ों से हो जाता है। वास्तव में अभी तक डार्विन के दो केंद्रीय विचारों में से किसी का भी किसी जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक, जीवाश्मीय, अनुवांशिक या फिर भौतिक साक्ष्यों ने खंडन नहीं किया है। यदि धर्म का विचार न करें तो डार्विन के नियम ठीक ठाक कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन और आइंस्टाइन के द्वारा जो प्रस्तावित नियमों की तरह ही स्वीकार्य है, क्योंकि धर्म में तो अपनी अपनी अलग अलग व्याख्याएं होती है ना। कुछ लोग तो खैर छोड़िए, कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। ठीक है, धर्म पे कुछ नहीं बोलने का। कि ये अप्राकृतिक नियम समूचे है जो भूमंडल में प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो इन सब की ये पूरा पैसेज है। ठीक है, घुमा फिरा करके दिए गए, इवोल्यूशन पे दिए गए, जीनोम वर्ड यहाँ पे हुआ है, बार बार यूज हुआ है, शून्य दृष्टि सिद्धांत की बात हो रही है, डार्विन की बहुत बात हो रही है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो प्राकृतिक वर्ण जो है पृथ्वी पर भावी पर्यावरणों का पूर्वानुमान नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट में यहाँ पे जो बात की गई थी ना, ये वाली बात जो है, ठीक है, क्यों नहीं कर सकता कि जो प्रजाति अपने राह में खड़े पर्यावरणीय परिवर्तनों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है वो विलुप्त हो जाएगी। बहुत, डार्विन ने ये तो कहा था ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे शानदार होगा वही सरवाइव करवाएगा, अदरवाइज आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो पहला स्टेटमेंट सही है, पहले को काट दो। सभी वर्तमान प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी क्योंकि उनके जीनोम जैविक दुर्घटना को नहीं झेल पाएंगे। यहाँ पे इसने सभी की बात नहीं की, इसने ये कहा है कि वो नष्ट हो जाएंगे, सिर्फ वो जो जैविक दुर्घटनाओं को झेल पाने में असमर्थ है, ना कि सभी। ठीक है, कि वो वर्तमान प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी जो जैविक दुर्घटनाओं को झेल पाने में असमर्थ है, ना कि सभी। तो जैसे आप 2 नंबर गलत करोगे, एक और तीन, आप एक, तीन और चार आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रजातियों का विलोपन एक आम लक्षण है, बहुत इजी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सही करो। और प्राकृतिक सॉरी पर्यावरणीय परिवर्तनों को झेल पाने में जीनोम की अक्षमता के परिणाम स्वरूप विलोपन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, इसी की तो पूरा पैसेज बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें एक, तीन और चार जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से एक इजी पैराग्राफ था, उतना टफ नहीं था। यह परिच्छेद यह सुझाता है कि विकास का डार्विनवादी सिद्धांत को सिद्धांत नहीं है क्योंकि विलोपन पर्यावरणीय और जैविक हमलों की प्रक्रिया है। ठीक है, इसी की यहाँ पे बात कर रहा था, ये यहाँ पे जो बात हो रही थी ये वाली बात, इसी की बात कर रहा है, और यहाँ पे ये वाली बात। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बाकी सबके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि के बाद में आपको जोड़ जोड़ के देखना है कि यह सृष्टि शून्यवाद सिद्धांत को संतुष्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई, विलोपन पर्यावरणीय और जैविक हमलों की विक्रिया है, तो ये वाली बात ठीक है कि ये भी वजह है और ये भी वजह है, इसीलिए उसको माना जाता है। बट जब तक धर्म बीच में ना आएगा तब तक जितने भी ये सिद्धांत है इनकी स्वीकार्यता है। इसके खंडन के लिए कोई साक्ष्य नहीं, एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और जीवों के अस्तित्व का श्रेय सृष्टिकर्ता को जाता है, बिल्कुल जाता है, बट पैसेज के अकॉर्डिंग ऐसा आंसर नहीं है ना। तो ये लाइक अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, बट ईश्वर है, बट पैसेज में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया ना, तो उस हिसाब से अपना ये जो स्टेटमेंट भी अपने सही नहीं होगा, तो 20 में आंसर सही हो जाएगा आपका, है ना। इस परिच्छेद के संदर्भ में कौन कौन सी पूर्व धारणाएं जो बनाई गई है वो वेद है यानी कि सही है।
तो डार्विन का सिद्धांत सभी प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करता है? नहीं भाई, कहाँ व्याख्या करता है सभी की, गलत है ये। केवल वे प्रजातियां जीवित रहेंगी और कायम रहेंगी जो पर्यावरणीय महाविपत्ति से पार पाने की क्षमता होगी। बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, डार्विन इसी की तो व्याख्या करता था, एक नंबर सही है। और पर्यावरण में उग्र परिवर्तनों के कारण पृथ्वी पर 90% से अधिक प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में है, ऐसी ये बात कर रहा है कि 90% से अधिक जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने के खतरे में है। यहाँ पे ये वाली जो लाइन है वो क्या लिखी गई है, देखो लाइन लिखी गई है कि वर्तमान में पृथ्वी पर 1 करोड़ तक प्रजातियां हो सकती है, तथा पे 90% से अधिक प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर थी अब विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, मतलब वो विलुप्त हो चुकी है। और ये यहाँ पे कह रहा है कि विलुप्त हो जाने के खतरे में है। नहीं भाई, नहीं, ये ऐसी तो बात ही नहीं कर रहा ना, और जो बात कर रहा है वो दूसरे कंटेक्स्ट में कर रहा है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। केवल ए जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जब मैं ये पेपर कर रहा था जिस साल जब ये सी सेट हुआ था, तो ऐसे ही करके गया था, 90% देखा एज इट इज। मेरे पेपर में भी जो मेरा रियल जो पेपर है उसमें भी ये सब ऐसे ही लिखा गया है। और वहां पे तुरंत प्रभाव से काटा था, पढ़ा भी नहीं। पहला स्टेटमेंट है उस पर तो बहुत मैंने पेन चलाया भी नहीं, उसको मोटा मोटा ऊपर से देखा था कि हाँ ठीक है ये सही है। दूसरा पढ़ा, खतरे वतरे में नहीं है, कि तो खतरे में नहीं है, देन आगे बढ़ा ना। तो वो वाला चीज आपको भी करना है। स्थिर आर्थिक संवृद्धि, उच्चतर साक्षरता और बढ़ते हुए कौशल स्तर के साथ भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या अत्यधिक तेजी से बढ़ी है। इस संपन्नता के सीधे परिणाम ये हुए हैं कि आहार प्रतिरूपों और ऊर्जा उपभोग स्तरों में बदलाव आए हैं। लोग दूध उत्पादक, मछली और मांस जैसे उच्चतर प्रोटीन आधारित आहार लेने लगे हैं। ठीक है, जिन सभी के उत्पादन में अनाज आधारित आहार के उत्पादन की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिक और मशीनों इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत मशीनों, औजारों और मोटर वाहनों के बढ़ते हुए उपयोग के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा के जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, के लिए अधिकाधिक ऊर्जा जनन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वर्ड दिया गया है कौन सा, स्थिर ऊर्जा संवर्धी, स्थिर आर्थिक और संवर्धी। ठीक है, फिर है उच्चतर शिक्षा, फिर बढ़ते हुए कौशल की बात हो रही है, देन इलेक्ट्रॉनिक और लाइक विद्युत मशीनें, इन सब की बात आ गई, ऊर्जा की बात आ गई। तो पूरा जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं ऊर्जा के आसपास घूम रहा है। अब हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है कि सबसे पहले पूछ क्या रहा है, दिए गए परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से कौन प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, तो ये मैंने कहा था ना कि जो मर्म होगा वो हमेशा लीक से हट करके जाएगा। ठीक है, तो अगर पैसेज में सीधा सीधा अगर अपन ऑप्शन पढ़े सबसे पहले, तो लोगों को मुख्यतः भारतीय पारंपरिक अनाज आधारित आहारों को लेते रहने के लिए राजी किया जाना चाहिए। तो जितना इस स्टेटमेंट में पढ़ा है कि इंडिया का जो लाइक आहार जो शैली है, आहार जो अपनाने का है, वो ऐसा तो कोई भी वर्ड यूज ही नहीं हुआ है ना। सिर्फ भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या अधिक तेजी से बढ़ी है इन सबके साथ साथ। ठीक है, सिर्फ इतना ले लिया कहा गया है। ठीक है, जबकि कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि ये जो खाना खाते हैं वो खाना सभी को खाना चाहिए, तो नोट मेंशन है। आने वाले वर्षों में भारत को कृषि उत्पादकता और ऊर्जा जनन क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो ऐसा एज इट इज कहीं भी पैराग्राफ में मेंशन नहीं है, कृषि की कहीं भी बात हुई ना हुई। अधिक ऊर्जा जनन क्षमता को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ऐसा वर्ड जरूर लिखा गया है यहाँ पे, बट वो इस चीज के लिए नहीं लिखा गया कि आप कृषि में उसका यूज करो, है ना। तो ऐसा नोट मेंशन है यहाँ पे, ये वाला भी गलत हो जाएगा। आधुनिक प्रौद्योगिकी विकास लोगों के सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव में, यही देखते हैं, इसको गलत कर देना है। सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव पूरे पैराग्राफ में कहीं भी नहीं है, इट मीन्स कि ये नोट मेंशन है, और जो चीज नोट मेंशन है उसको उसी तरह से गलत करना है। फिर है आने वाले वर्षों में भारत में जल प्रबंधन प्रणालियों में नाटकीय बदलाव लाने की आवश्यकता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में देखो, ये कह रहा है कि वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन इंडिया नीड टू चेंज ड्रामेटिकली। ठीक है, तो ड्रामेटिकली यहाँ पे थोड़ा सा लाइक नेगेटिव जा सकता है कि जैसे ड्रास्टिकली जाता है या रेडिकली जाता है, बट अगर यहाँ पे बात की जाए तो सबसे लास्ट के जो 3 लाइनें हैं वो देखो सबसे पहले। ठीक है, वो क्या कह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत मशीनों, औजारों और मोटर वाहनों के बढ़ते हुए उपयोग के लिए अधिकाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा के जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका मतलब कि ये क्या कह रहा है कि एक ऐसे प्रतिरूप को अपनाने की बात कर रहा है, एक ऐसी जल प्रबंधन प्रणाली को अपनाने की बात कर रहा है, क्योंकि जल का तो यहाँ पे वर्ड लाइक चल वर्ड यहाँ पे यूज तो हुआ ही है ना। तो इस तरह से इसमें क्या है कि इसमें जो चेंजेस आने की बात कर रहा है। ठीक है, और लास्ट मैंने क्या कहा था कि मरम वर्ड जहाँ पे भी यूज होगा, जहाँ पे मरम वर्ड होगा, क्रक्स। ठीक है, तो क्रक्स होगा वो बिल्कुल लीक से हट करके होता है। जैसे अभी तक लॉजिकल और रेशनल इन्फेरेंस की जहाँ भी बात हो रही थी, जहाँ पे निर्णायक संदेश की बात हो रही थी, अंजम्पशन की बात हो रही थी, ठीक है, जहाँ भी जहाँ जहाँ भी जिस जिस स्पेसेस में इन सब की बात हो रही थी, या फिर
लाइक वो ये पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा लाइक सजेशन की बात हो रही थी कि आप इसमें कौन सा सजेशन दे सकते हो, है ना। तो वो सब चीजें उसी तरह से जा रही थी, लेकिन अभी जो क्रक्स होता है वो बहुत डिटेल में जाता है, उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। वो थोड़ा लीक से हट करके क्या है कि इसका आंसर जाता है। तो उस समय तक लाइक मैंने उस समय एग्जाम में यही गलती की। तो ये इसका स्टेटमेंट जाने वाला था, क्योंकि नाटकीय बदलाव लाने की जरूरत है, थोड़ा नेगेटिव लगा तो गलत कर दिया था, बट यूपीएससी ने इसी को सही माना। सांस्कृतिक सामाजिक व्यवहार में बदलाव की जरूरत है, पॉजिटिव लगा, बट एक्चुअली नोट मेंशन है किसी भी तरीके से, जबकि यहाँ पे जल प्रबंधन वगैरह की तो बात यहाँ पे हो ही रही है ना सबसे लास्ट वाली लाइन में। तो क्योंकि सबसे लास्ट में जब जल वर्ड मेंशन है तो वही वाली बात है कि जो चीज मेंशन है उसके साथ ही आपको चलना है। तो इसमें फिर क्या था कि डी जो है आपका आंसर गया था। ठीक है। तो यही वाली इसमें चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो चीज मेंशन होगी उसी को सही करना है, अदरवाइज जो चीज मेंशन नहीं है उसको तुरंत प्रभाव से उसी समय काट देना है, आंसर खुद ही आ जाएगा ना। और क्रक्स इसके अलावा एक है इन्फेरेंस। क्रक्स हो गया, दूसरा होगा इन्फेरेंस, और इसमें तीसरा भी एक वर्ड है विवेकपूर्ण। ठीक है, ये तीनों जहां भी बात इनकी होगी हमेशा लीक से हट करके इनके आंसर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। फिर आगे ये पूरा रीजनिंग वगैरह है। ये वाले क्वेश्चन कभी गलत नहीं करने की, सभी किताबें कलम है, कोई कुत्ता बिल्ली है, कोई भी बिल्ली घोड़ा नहीं है। ये सब क्वेश्चन सही होने चाहिए। यूपीएससी फ्रीक्वेंटली इन पे क्वेश्चन पूछती है। 38 पूछा गया है, 39 भी ऐसा पूछा गया है, कोई कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षक है, सारे शिक्षक है, कुछ इंजीनियर है। तो फलाना ढिमकाना ऐसा सब कुछ चलता रहता है, तो ये यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट गलत होने ही नहीं चाहिए, है ना। तो ये फिर जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे वाला क्वेश्चन है कभी भी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बोनस है। ठीक है, ये बोनस है फिर आपकी। पिछली 2-3 पीढ़ियों में व्यक्ति की सतत बढ़ती हुई व्यक्तियों की बढ़ती हुई संख्या, फिर पॉपुलेशन पे एक और पैसेज आ गया कि मनुष्य की तरह नहीं वरन केवल कामगारों की तरह की जीवनी जीती रही है। अधिक अत्यधिक मात्रा में श्रम करना आज समाज के हर क्षेत्र में एक नियम बन गया है। ठीक है, तो ये लाइक सोसाइटी की ब्रूचुअल रियलिटी की लाइन लिख रहा है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि व्यक्ति में आध्यात्मिक तत्व की संपन्नता नहीं हो पाती है। वह अपने थोड़े से अवकाश समय को किसी गंभीर गतिविधि में लगाने में अत्यधिक कठिनाई महसूस करता है। ठीक है, वह मनन नहीं करना चाहता, या यदि वह करना चाहे तब भी नहीं कर पाता। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ड जो है वो यूज हो चुका है, हाईलाइट करो इसको। इसका इससे लिंक भी हो रहा है कि उसमें स्पिरिचुअलिटी की कमी होने की वजह से वो ऐसा कर रहा है। वह तलाश करता है, पर आत्मोन्नति की ही नहीं बल्कि मनोरंजन की, जो उसे इस लायक बनाता है कि वह मानसिक रूप से खाली हो और अपनी सामान्य गतिविधियों को भूल जाए। ठीक है, ऐसा किस वजह से हुआ, इसकी जो पहली लाइन थी कह रहा है कि व्यक्ति व्यक्ति ना होकर के श्रमिक बनता जा रहा है। ठीक है, कामगार बनता जा रहा है और वैसी ही लाइफ जी रहा है। इसलिए हमारे युग की तथा कथित संस्कृति नाट्य कला की अपेक्षा, चलचित्र पर, गंभीर साहित्य की अपेक्षा समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और अपराध कथाओं पर अधिक आधारित है। ठीक है, और अब इसमें लाइक सीधा ऑप्शन देखेंगे क्योंकि उसी से पूरा पैसे समझ में आएगा। इस परिच्छेद पर, यह परिच्छेद इस विचार पर आधारित है कि, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं पूछा कि क्रक्स क्या है, इन्फेरेंस क्या है, इसका संदेश क्या है, मूलभूत उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो मनुष्य को कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। हमारे युग की सबसे बड़ी बुराई अत्यधिक कार्य तनाव है। तो ठीक है, यहाँ पे जो पहली ही 3 लाइनें हैं सबसे स्टार्टिंग वाली, वहीं पे ये वाली बात लिखी गई है कि इंसान इंसान की तरह काम नहीं कर रहा, कामगारों की तरह काम कर रहा है, और उसका परिणाम ये हुआ है कि वो बहुत ज्यादा सोच भी नहीं पाता, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक तत्वों की संपन्नता नहीं है। उसे मनोरंजन के जितने भी साधन हैं उसको लेकर के उसमें किसी भी तरह की कोई भी सेंसेशन उसमें नहीं है। इट मीन्स कि हमारे युग की जो सबसे बड़ी बुराई है वो अत्यधिक कार्य तनाव है, यानी कि जो ओवर स्ट्रेन है काम को लेकर के, वो एक बड़ी वजह है। श्रम नहीं करना चाहिए, ये एज इट इज ऐसा कहीं भी मेंशन ही नहीं किया गया है, ना ही ऐसा कोई मैसेज आ रहा है। मनुष्य अच्छी तरह मनन नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, कर तो सकता है। जनरल वे में इस पैसेज से आउट ऑफ होकर के सोचे तब भी ये स्टेटमेंट सही जाता है, बट पैसेज में ऐसा नहीं गिवन है। इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट भी नोट मेंशन है, गलत करो इसको। मनुष्य अपने आध्यात्मिक कल्याण पर का ध्यान नहीं रख सकता, वो ध्यान रखना तो चाहता है पर वो रख नहीं पाता, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इसकी वजह से ज्यादा वर्कलोड की वजह से, कार्य के तनाव की वजह से, ये वाला स्टेटमेंट गलत, ये भी गलत, इस तरह से 20 में सही हो जाएगा। मनुष्य आत्मोन्नति की तलाश नहीं करता क्योंकि वह बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं है। अगर बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं है तो वो कामगार कैसे हो गया।
ऑब्वियस सी बात है ना, पहली लाइन ही ये लिख रहा है। और फिर एज इट इज ऐसा मेंशन नहीं है तो नोट मेंशन करो इसको। उसके पास इसके लिए समय नहीं है, मतलब उसके पास काम करने के लिए समय तो है, बट आत्मोन्नति के लिए समय नहीं, समय तो है बट वो उस तरह से सोच नहीं पाता क्योंकि उस पर वर्कलोड ज्यादा है, कार्य का तनाव लाइक उस पर ज्यादा है, तो नोट मेंशन है। शुरू की 3-4 लाइनें और लास्ट की 3-4 लाइनों में ही आंसर छिपा रहता है हमेशा। उसे भौतिकवाद ने भी भ्रमित कर दिया है, भी भ्रमित कर दिया है भौतिकवाद ने। तो मटेरियलिज्म के तो कहीं पूरे पैसेज में बात नहीं हो रही, सिवाय इसके कि यहाँ पे संस्कृति, नाट्यकला, चलचित्र, गंभीर साहित्य, इन सब की बात हो रही है। बात जरूर हो रही है पर ये नहीं लिखा गया कि उसे भी भ्रमित कर दिया, भ्रमित तो उसे काम के तनाव ने कर दिया है ना, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसे मनोरंजन प्रिय है और वह मानसिक रूप से खाली है, ठीक है, इसी वजह से क्या है कि वह मनुष्य जो आत्मोन्नति की तलाश है वो नहीं करता है, ठीक है। फिर आइए आगे। जननांकीय का जो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो भारत में शुरू हो चुका है और जिसके और कुछ दशकों तक चलने की संभावना है, एक बहुत बड़ा संभावना समय है। जननांकीय लाभांश बुनियादी तौर पर कार्यकारी आयु जनसंख्या में स्फीति है, जिसका विलोमता अर्थ है कि अति युवा और अति वृद्ध आयु का सापेक्ष अनुपात कुछ समय के लिए गिरावट पर रहेगा। आयरलैंड और चीन के अनुभव से हम जानते हैं कि यह ऊर्जा का स्रोत और आर्थिक संवृद्धि का इंजन हो सकता है। जननांकीय लाभांश की प्रवृत्ति किसी देश की बचत दर को बढ़ाने की होती है, क्योंकि किसी भी देश की कार्यकारी आय जनसंख्या ही मुख्य बचतकर्ता होती है, और चूंकि बचत दर संवृद्धि का महत्वपूर्ण चालक है होती है, इससे हमारी संवृद्धि दर को बढ़ाने में मदद मिलनी चाहिए। तथापि जननांकीय लाभांश के लाभ कार्यकारी आयु जनसंख्या की गुणता पर निर्भर होते हैं, और इसका निहितार्थ है शिक्षा, कौशल अर्जन यानी स्किल को लाइक एक्वायर करना, एंड मानव जो पूंजी है उसकी महत्ता का स्मरण दिलाना। और फिर कह रहा है कि जननांकीय क्या जो लाभांश शुरू हो जाता है तब किसी देश में निम्नलिखित में से क्या है जो अवश्य घटित होता है, बिल्कुल होगा ही होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इससे निरक्षर लोगों की संख्या घटेगी। ऐसी एग्जैक्ट एक्सट्रीम स्टेटमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा ना, तो इट मीन्स ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। देन बात कर रहा है कि अति वृद्धि और अति युवा का अनुपात कुछ समय के लिए घट जाएगा, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा है कि ये तो कह रहा है ना कि कुछ समय तक ये चीज चलेगी, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो वो कुछ समय तक चलेगा, ठीक है, तो उसी की बात कर रहा है। तो इस तरह से इसमें 2 नंबर स्टेटमेंट सही है। और जनसंख्या वृद्धि दर शीघ्र स्थिर हो जाएगी, बहुत जल्दी से स्थिर हो जाएगी, इट मीन्स ये तक एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो 3 नंबर इसमें गलत हो जाएगा, केवल बी जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं इनसाइड का मैंने देखा था, तो उन्होंने इस वाले जो 42 है, इसमें उन्होंने इसका आंसर दिया था ए, ठीक है। और दृष्टि ने इसका आंसर दिया था सी, ठीक है। यूपीएससी ने इसका आंसर माना डी। मैं कमी नहीं निकाल रहा हूँ, मैं किसी भी तरह से किसी भी कोचिंग संस्था की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं कर भी नहीं सकता, मैं उस लायक भी नहीं हूँ, मेरा इतना भी उतना है पोटेंशियल भी नहीं है कि मैं उनकी बुराई कर सकूं, मेरे में उनसे लड़ने और भिड़ने की उतनी क्षमता भी नहीं है, बट जो मेरे सामने है मैं वो बोल सकता हूँ, वो मैं बोलूंगा, वो मेरा बोलना मेरा राइट है, और मैंने वही बोला है। हो सकता है कि उन्होंने बाद में आंसर की निकाली और उसे चेंज कर दिया हो, ये मैटर नहीं करता। आप शुरुआत के 10-12-15 दिनों में आजकल यूपीएससी अपना रिजल्ट निकाल देती है, बच्चे उसी को देख करके अपनी तैयारी शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी ने देखा और किसी ने सोचा कि यार दो दो तीन उसके आंसर इन कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो आंसर की है उसके हिसाब से सही हो गए, और अनफॉर्चुनेटली वो बाद में उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर उसने ये सोचा कि यार कोचिंग इंस्टीट्यूट से तो मेरे नंबर कम आ रहे हैं, नहीं होगा, 10 दिन में छोड़, मैं क्या ही पढूं, और फॉर्चुनेटली उसका हो जाता है, उसके 10 दिन खराब हो जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए, उन पढ़ने वालों एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो मैं भी समझता हूँ उस तरह की जो फीलिंग्स उस समय जो होती है, बहुत खराब लगता है। तो वही वाली चीजें हैं कि जब इतना सारा इनके पास रिसोर्सेज है, कैपिटल है इनके पास, लाइक स्पेशलिस्ट है इनके पास, तब भी नहीं कर पाते, तो मेरे कहने का भर का भाव ये है कि आप यूपीएससी को समझ नहीं सकते, तो आप पैसेज पे भी डिपेंड नहीं रह सकते, आपको रीजनिंग पर भी काम करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा मैथ पर भी काम करना पड़ेगा, तो मिला जुला अनुपात ही आप किसी सेट को पास करवाएगा, ठीक है। तो वही वाली चीज यहाँ पर है दोस्तों। तो आप सोच सकते हो कि जब कोचिंग इंस्टीट्यूट गलत कर देती है तो आप तो फिर आप हैं, और वो भी तब जब उनके पास तो प्रॉपर एक टीम काम करती है एक एक क्वेश्चन पे, तब भी गलत हो जाता है ना। तो इसी तरह से मेरे कहने का भाव ये है कि आपको भी वहां पर क्या है कि लाइक बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, ठीक है।
जो विल पावर अंदर है ना, खुद की जो सेल्फ गट फीलिंग्स है उसको अच्छे से ध्यान में रखना है और चलते जाना है। चलते रहोगे तो आराम से डेफिनेटली आपका आंसर वहां पे आ जाएगा। अदरवाइज तो ठीक है, फिर सरकारें आती जाती रहेंगी। ठीक है, हो गया फिर, केवल दो उसमें सही हो जाएगा, है ना। अब ऐसे तो जो कर रही है बाकी जो आंसर निकाले वो तो सही भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है इनके। जहां जहां इनके आंसर गलत है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इस परिच्छेद के संदर्भ लेते हुए निम्नलिखित में कौन से एक अनुमान लगा निकाला जा सकता है। और अब अच्छा, इसमें जो जस्ट 42 जो क्वेश्चन था ना, तो वो मेरा क्या हो गया था कि मैंने इन दोनों के हिसाब से गलत कर दिया था। क्योंकि मैंने डी किया था ना, तो मेरा ए था ना, मेरा सी था। बाद में जब मिलाया तो मैं कहा ले भाई ये तो सही है, बताओ। इस परिच्छेद का संदर्भ लेते हुए निम्नलिखित में से कौन से अनुमान निकाला जा सकता है। तो जो डेमोक्रेटिक डिविडेंड है वो किसी देश के लिए तेजी से इसकी आर्थिक संवृद्धि दर बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य दशा है। तो इतनी क्रिटिकल, इतनी एक्सट्रीम बात तो कर ही नहीं रहा भाई साहब, नोट मेंशन है, गलत हो जाएगा। उच्च शिक्षा की उन्नति किसी देश के लिए तेजी से इसकी आर्थिक संवृद्धि बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य दशा है। मैंने पहले ही कहा था, इस तरह की स्टेटमेंट जनरली यूपीएससी गलत करती है, तो आपको भी गलत करना है पूरी ईमानदारी से, मनोयोग से, मनोभाव से। ठीक है, यहाँ पे फिर 3 पैसे से किसी आर्थिक संगठन की यहाँ पे बात हो रही है, देखते हैं कितना पैसे देती है यूपीएससी यार। किसी आर्थिक संगठन, ठीक है, किसी आर्थिक संगठन में मशीन मानव को मशीनों की उत्पादकता से लाभान्वित होने का अवसर मिले तो उससे यह फुर्सत के बहुत अच्छे जीवन की ओर ले जा सकती है। और बौद्धिक गतिविधियों तथा रुचि और रखने वाले लोगों को छोड़कर मानव के लिए अत्यधिक फुर्सत उबाऊ हो सकती है। अगर फुर्सत में जीने वाली जनसंख्या को खुश रहना है तो उसे आवश्यक रूप से शिक्षित जनसंख्या होनी चाहिए। और आनंद लेने की दृष्टि से साथ साथ ही तकनीकी ज्ञान की अप्रत्यक्ष उपादेयता की दृष्टि से शिक्षित उसे होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो केवल शिक्षित जनसंख्या ही केवल शिक्षित जनसंख्या ही आर्थिक प्रगति के लाभों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकती है। सभी आर्थिक विकास का लक्ष्य ये फुर्सत निर्माण का होना चाहिए, फिर काम कौन करेगा, गलत स्टेटमेंट है। किसी देश की शिक्षित जनसंख्या में वृद्धि इसके लोगों में खुशी की वृद्धि की ओर लेकर की जाती है, मशीनों के उपयोग से इन सब की बात ही नहीं की गई। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट है वहां पे। अब पहला आप जैसे स्टेटमेंट देखोगे केवल लिखा गया तो आपका दिमाग कहेगा कि भाई साहब एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत करो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार शिक्षित वर्ड की यूज हो रहा है ना, तो उसी चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि केवल जो शिक्षित जनसंख्या है ना वो आर्थिक प्रगति के लाभों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकती है, इसी की तो बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपका आंसर जो ए आएगा इसमें। ठीक है, देन अगर बात करें अगर उपहार अब जबकि हम बड़े हो चुके हैं हमें कम रोमांच पैदा करते हैं, तो शायद यह इसलिए कि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है। और शायद यह इसलिए कि हम देने के आनंद की पूर्णता को और इसके साथ साथ पाने के आनंद की पूर्णता को भी खो चुके हैं। बच्चों के डर पैने होते हैं, उनके दुख तीव्र होते हैं, लेकिन वे बहुत आगे तक या बहुत पीछे तक नहीं देख पाते। उनके आनंद स्पष्ट और पूर्ण होते हैं क्योंकि अभी उन्होंने हर विचारात्मक विषय पर हमेशा किंतु जोड़ना नहीं सीखा है। संभवतः हम अत्यधिक सावधान, अत्यधिक आशंकित, अत्यधिक संशयी हैं। शायद हमारी कुछ परेशानियां घट जाए अगर हम उनके विषय में कम सोचे और अपने मार्ग में आने वाली खुशी का आनंद है वो अधिक एकनिष्ठ होकर उठाए। वो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा एक सही है। तो वयस्कों के लिए उपहारों से रोमांचित महसूस करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? संभव तो है ही ना, बस ठीक है, मतलब कम हो गया, ये इसी बात करो। उपहारों से वयस्कों के कम रोमांचित महसूस करने के एक से अधिक कारण हो सकते हैं। होल्ड करो। लेखक को यह पता ही नहीं है कि वयस्क उपहारों से कम रोमांचित महसूस क्यों हो रहा है, क्यों नहीं, बिल्कुल इसी की तो बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। ये देख, या तो लाइक उस चीज को खो चुके हैं, उसको महसूस करने की पूर्णता को खो चुके हैं। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे इसी की तो बात कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और वयस्कों में प्रेम करने या प्रेम किए जाने के आनंद को महसूस करने की क्षमता कम होती है। क्यों कम होती है, पागल है क्या? वैसे जो है कम होंगे भाई, स्वस्थ होते हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट है ना वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि उपहारों से वयस्कों के कम रोमांचित महसूस करने के एक से अधिक कारण हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, यहाँ पे ये निश्चित की बात हो रही है, सबसे लास्ट में भी यही बात कर रहा है और शुरू में भी यही बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो बी जो स्टेटमेंट है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इस परिच्छेद का लाइक यह क्या है, इस परिच्छेद का लेखक किसके विरुद्ध है। तो वह अतीत और भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता करना, इस चीज के बारे में वह बात करता है। इन चीजों से रोमांचित न होना इसके बारे में नहीं है, कि फारों के सोचने की आदत के वशीभूत होना नहीं है, केवल आंशिक रूप से आनंद देना है, प्राप्त करना ये भी नहीं है। तो केवल ये जो है इसमें आपका जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर चला जाएगा। देन अगर आगे बात करें तो अधिकांश लोग समथिंग समथिंग यहाँ पे लिखा गया है, जो अपनी जरूरतों के लिए पर्याप्त धन संचित करने में असफल रहते हैं, सामान्य तौर पर दूसरों की राय
प्राय दूसरों की राय से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। वे अपने लिए सोचने का काम समाचार पत्रों और गपोड़िए पड़ोसियों पर छोड़े रहते हैं। राय पृथ्वी पर सबसे सस्ती वस्तु है। सही बात बे, सलाह तो कोई भी दे सकता है। हर किसी के पास किसी के भी चाहने पर देने के लिए जो भी उन्हें मानने के लिए तैयार, राय का जखीरा तैयार रहता है। जब आप किसी निर्णय तक पहुंचते समय लोगों की राय से प्रभावित होते हैं तो आप किसी भी उपक्रम में सफल नहीं हो सकेंगे। ठीक है, तो कहना क्या चाहता है? तो कहना ये यही चाहता है कि क्या ये कहना चाहता है कि अधिकांश लोग अपनी जरूरतों के लिए धन संचित नहीं करते? नोट मेंशन धन वन की बात नहीं कर रहा। अधिकांश लोग अपनी जरूरतों के लिए धन संचित करने में कभी असफल नहीं है, तो नोट मेंशन ऐसा कुछ भी नहीं है। अ, ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जरूरतों के लिए धन संचित करने में असफल रह जाते हैं। ये बात यहाँ पे हो रही है, धन संचित करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? जरूरत तो बिल्कुल है ना। ठीक है, तो ये यहीं पे बात हो रही है ना कि लाइक छोड़ देते हैं, दूसरों की बात मानते हैं, दूसरों की राय पे चलते हैं। इसीलिए क्या होता है कि वो अपनी जरूरतों के लिए धन सृजित करने में असफल रह जाते हैं। ये यहाँ पे ज्यादा इसको अच्छे से क्या कर रहा है, इसको इम्प्लाइड कर रहा है। ठीक है, इम्प्लाइड बाय द पैसेज। तो इम्प्लाइड बाय द पैसेज क्या है? आपका आंसर यही है कि देयर आर पीपल हु फेल टू एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स। ठीक है, और इस परिच्छेद का मुख्य विचार क्या है? तो परिच्छेद का मुख्य विचार यही है कि लोगों को दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो जब अगर आपको इस तरह का ये वाला जैसे लाइक 61 नहीं आ रहा तो आप 62 कर लो। जैसे आप 62 करोगे तो आपको तुरंत प्रभाव से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, तो आप फिर वापस रिवर्स जाकर के 61 भी कर लोगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि सामाजिक व्यवस्था एक पवित्र अधिकार है जो अन्य सभी अधिकारों का आधार है, तथापि यह अधिकार प्रकृति से नहीं आता, इसलिए इसकी परिपाटियों पर से इसलिए इसको परिपाटियों पर आधारित होना चाहिए। परिपाटियां मनुष्य के अधिकार स्त्रोत हैं, ये इसकी बात कर रहा है, बिल्कुल बात सही है। अधिकार स्त्रोत तो है ही। एंड फिर मनुष्य के अधिकारों का केवल तभी प्रयोग किया जा सकता है जब एक सामाजिक व्यवस्था हो। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था वर्ड यूज हो रहा है, परिपाटियां वर्ड यूज हो रहा है, मनुष्य की बात हो रही है, अधिकारों की बात हो रही है, तो इसमें जो सी जो है आपका वो आंसर चला जाएगा। हालांकि ये मैंने गलत कर दिया था इसमें, और इस वाले में इनसाइट ने ये कहा था कि या तो बी आएगा या डी आएगा, जबकि जो दृष्टि वाले हैं उन्होंने कहा था इसमें ए आएगा, और मैंने भी इसमें ए ही किया था गलती से, बट इसमें जो सी जो है आपका आंसर है वो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसमें सी है वो, एक और दो दोनों ही सी हो जाएंगे। डायरेक्टली नहीं लिखा गया, बट जो कन्वेंशन आर द सोर्सेज ऑफ राइट ऑफ द मैन। ठीक है, तो ये वाली लाइक परिपाटी वर्ड वगैरह यूज लिखा गया ना, तो मनुष्य पवित्र अधिकार अधिकार मनुष्य का ही होता, तो इस तरह से इनडायरेक्टली चीजें दी गई थी, गिवन थी। तो इस तरह से यहाँ पे इसका आंसर गया था। तो 2022 में फिर यहाँ पे दो पैसेज और बचे हैं आगे, इनको और देख लेते हैं। पहला एक तो अनुसंधान को लेकर के है भाई। अनुसंधान को प्रोत्साहित करना किसी विश्वविद्यालय, एक सेकंड, किसी विश्वविद्यालय के कार्यों में से एक है समकालीन विषयों के अनुसंधान को प्रोत्साहित किया है, न केवल उन मामलों में जहां अनुसंधान आवश्यक है बल्कि सभी प्रकार के पूर्ण लाभकार विषयों में भी। वैज्ञानिक अनुसंधान संभवतः कभी भी पूरी तरह मूल्यहीन नहीं होता। यह जितना भी मूर्खतापूर्ण और महत्वहीन लगे, रिसर्चर्स जितने भी हैं का श्रम जितना भी यांत्रिक और बौद्धिक हो, अब एक ऐसा मौका हमेशा ही रहता है कि प्रतिभा के अन्वेषण के लिए उसके परिणाम महत्व के हो। जो प्रेरणाहीन किंतु मेहनती अनुसंधान करता हूं दोबारा अपने एकत्रित तथ्यों को किसी सारभूत सामान्यकरण के आधार के रूप में इस्तेमाल कर सके। किंतु जहां अनुसंधान मौलिक नहीं है, सिर्फ विद्यमान सामग्रियों को फिर से व्यवस्थित करने से बना है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक ने होकर साहित्य के ऐतिहासिक होता है, यह आशंका है कि वह यह पूरा कार्य निरर्थक बनकर रह जाए। वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में लेखक की पूर्व धारणाएं क्या है? तो ये यहाँ पे ये कहना चाहता है कि कभी भी यह कभी भी बहुत मूल्यवान नहीं होता, या कभी कभी बहुत मूल्यवान होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि लाइक दोनों स्टेटमेंट एक जैसे सिमिलर है, या तो एक वाला सही जाएगा या फिर बी वाला सही जाएगा। ठीक है, या दोनों साथ में सही होंगे या दोनों साथ में गलत होंगे अकॉर्डिंग टू पैसेज। ठीक है, तो कोई एक सही कोई एक गलत, तो ऐसा तो नहीं होगा इसमें। यह कभी भी कुछ ना कुछ मूल्य के बिना नहीं होता, यह हमेशा ही मूल्यवान होता है। नहीं, ये ऐसा तो कुछ नहीं लिखा गया। बट यहाँ पे ये बार बार बात कर रहा है ना कि भले ये मूर्खतापूर्ण लगे बट महत्वहीन लगे, बट इट इज नेवर विदाउट सम वैल्यूज। ठीक है, बट ये कभी भी बिना किसी वैल्यू के नहीं होगा। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इसको फुलफिल कर रहा है। ठीक है, ये वाले जो लाइन है, ये लास्ट की फिर लाइन है जो है, ठीक है, ये इसको फुलफिल कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ये वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा 71 में। और लेखक के अनुसार यहाँ पे कहना क्या जाता है कि किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए बहुत से अनुसंधान परिणाम महत्व के नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम हमेशा ही महत्व का होता है। ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत करो इसको। किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम महत्व का हो सकता है,
हमेशा ही नहीं लिखा बट हो सकता है ऐसी संभावना है, तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि कोई भी अनुसंधान हमेशा ही कुछ महत्व का होना चाहिए, बात कुछ महत्व का होना चाहिए, बट लेखक के अनुसार ये है कि यहाँ पे जो कह रहा है ना कि ठीक है कि हो सकता है मूर्खतापूर्ण हो, महत्वहीन हो, बट जो रिसर्च है वो किस का जो परिणाम है वो बिल्कुल यहाँ पे क्या है कि किसी के लिए लाइक महत्व का हो सकता है। तो इसमें सी जो स्टेटमेंट है वो आपका सही हो जाएगा। फिर आगे जो बाढ़ और सूखे की समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान कैसे किया जा सकता है कि नुकसान कम से कम हो, तीव्र तंत्र लचीला बन जाए, इस पर संगम एक बिंदु जिस पर ध्यान दिया जाता है कि भारत में 120 दिनों तक यानी अत्यधिक वर्षा होती है, शेष 245 दिनों के दौरान बिल्कुल कम जल प्राप्त होता है। जल की उपलब्धता इस विषम स्थिति को प्रबंधित और विनियमित किया जाता है ताकि वर्ष भर जल का उपभोग बना रहे। तो बाढ़ और सूखे की बात हो रही है, फिर पानी की बात हो रही है कि 120 दिन तो खूब पानी बरसता है, 245 दिन कोई पानी मतलब इतनी बहुत पानी की कमी रहती है। तो इसलिए जरूरी क्या है कि पानी को मैनेज अच्छे से किया जाए और उसका रेगुलेशन अच्छे से किया जाता है कि वर्ष भर पानी का लाइक हमारे पास यूज होता रहे। तो पूछ रहा है कि व्यवहारिक प्रैक्टिकली कौन सा ज्यादा बेटर है, यहाँ पे स्टेटमेंट प्रैक्टिकली रेशनली यानी तर्कसंगत कौन सा है, टिकाऊ समाधान कौन सा है। तो यहाँ पे ये सबसे लास्ट वाला देखो कि पूरे देश की नदियों को आपस में जोड़ना, नोट मेंशन नदी को जोड़ने की बात नहीं की, फसल लेने के स्वरूप कर से प्रथा में बदलाव ऐसा भी कुछ नहीं लिखा गया। पूरे देश की कंक्रीट की विशाल भंडारण टंकियों नहरों का निर्माण करना पूरे देश में, सोच के देखो ना कि ऐसी कोई बात भी नहीं की गई है यहाँ पे कि कंक्रीट बनाओ ये बनाओ वो बनाओ। बट देखो बांध और जो जल भर के जरिए क्या कि जल को सुरक्षित रखना, बफर तैयार करना, तो मैनेज करना, विनियमित करना, बाढ़ और सूखे की समस्याओं से बचने के लिए किसके माध्यम से, बांध और जल भरों के जरिए जल जल का जो सुरक्षित जो बफर है वो उसको यूज करके, ठीक है। इस तरह से इसमें आपका जो सी सबसे जो डी वाला जो वाला जो आंसर है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा, किस किस के माध्यम से, लास्ट की इन लाइनों के माध्यम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका डी जो आंसर है वो चला जाएगा। तो इस तरह से आपके 73 के बाद भी सारे पैसेज पूरे हो गए हैं 2022 वाले के, ठीक है। और अभी तक आपने अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप सभी, और बहुत ईमानदारी से आप लोगों ने प्रयास किया, करते रहो। 2023 वाले पे वीडियो अपन तभी बनाएंगे जब आंसर किया जाएगी। अगर पीटी से पहले अगर इन केस अगर नहीं आती है क्या आंसर की आपकी, तो उस स्थिति में मैं क्या करता हूँ, उस स्थिति में मैं ये करूंगा फिर लाइक 2023 पे अपन वीडियो क्या बना लेंगे, ठीक है। तो जो जो समझाया उसको अच्छे से लाइक समझो, सोचो, उस पर कोशिश करो, नोट मेंशन नोट गिवन ये सब पे पूरा प्रयास करो समझने की, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।